राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बढ़ती गर्मी के साथ ही प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा भी 7वें आसमान पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टियों के स्टार प्रचारकों की कैंपेन ने सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों से शुरू हुआ बीजेपी के स्टार प्रचारकों का चुनावी शोर अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुनाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली ने माहौल को पूरी तरह से सियासी रंग में रंग दिया है। गृह मंत्री अमित शाह करनाल, हिसार और झज्जर में जमकर विरोधियों पर बरसते हुए नजर आए। अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार की सरकारें चलती थीं, लेकिन बीजेपी आने पर सब खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ साफ सुथरी सरकार चल रही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से पूछा कि उनके पास विपक्ष का चेहरा कौन है, विपक्षी गठबंधन किसे अपना प्रधानमंत्री चेहरा बनाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए चेहरा तक नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस सियासी सरगर्मी के बीच कुछ सवाल। क्या विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा है? क्या मोदी विरोध से ही विपक्षी गठबंधन की नैया पार हो जाएगी? गदा देकर योगी जी का स्वागत। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आपके घमंडिया गठबंधन का नेता कौन है, वो बताओ जरा। नेता कौन है? हमारा तो नेता तय है। एनडीए और बीजेपी बहुमत में आते हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका नेता कौन? आप बता सकते हो झज्जर वालों, इनका नेता कौन है? चलो भैया, मैं एक करके पूछता हूँ। शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे राहुल बाबा भी नहीं। भाई, एक पत्रकार ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन? उन्होंने कहा बारी बारी एक साथ 5 लोग। मुझे बताओ झज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? इस सोनिया भी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है और हुड्डा भी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहती है। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जो कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। जो कुछ कांग्रेस में चल रहा है, बौखलाहट आई हुई है। केवल दिल्ली में बैठकर मां बेटे की इच्छा को पूरा करने की उनकी एक मनस्थिति। ऐसे ही हरियाणा में बापू बेटा वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का सपना लेते हैं, मां बेटा प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम है, कांग्रेस को ये तबाह कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि राहुल गांधी, वो कहते हैं महात्मा गांधी का मैं अनुयायी हूं, महात्मा गांधी के बराबर तो पासंग भी नहीं है। हाँ, एक बात महात्मा गांधी जी की अवश्य वो पूरी कर रहे हैं। गांधी जी ने 1947 में कहा था कि कांग्रेस का काम जितना था हो चुका, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उस समय तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं माना, लेकिन राहुल गांधी महात्मा गांधी के इस सपने को पूरा कर रहे हैं। इस समय कांग्रेस खत्म हो रही है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे यहां मतदान 25 मई को हो। 25 मई कांग्रेस फिर गई, पिछली बार भी गई थी, इस बार भी जाएगी। 25 मई कांग्रेस फिर गई। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस को चक्कर आने लगता है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं 400 सीट पर चुनाव नहीं लड़ी है। तो वह अगर 400 सीट पर चुनाव लड़ती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन उसको उसके कारनामों के कारण देश की जनता जनार्दन ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ सके। और इसलिए बहनों और भाइयों,
जब जनता जनार्दन से कांग्रेस के लोग पूछते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पूछते हैं कि 400 पार का मतलब क्या है, तो जनता जनार्दन उसका जवाब दे देती है, कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि जो राम का है वही राष्ट्र का है, जो राम का है वही हमारा है, बाकी किसी काम का नहीं है। तो आपने सुना बीजेपी के नेताओं को लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए हैं अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, और सीधा निशाना विपक्षी गठबंधन पर साधा है। ये तस्वीरें बीजेपी के दिग्गजों की रैली की हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास पीएम का चेहरा तक नहीं है। तो क्या विपक्ष के पास पीएम का चेहरा नहीं है, ये बड़ा सवाल। क्या मोदी विरोध से ही विपक्ष की नैया पार हो जाएगी? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज बड़ी बहस रहेगी केंद्रित, और कुछ ऐसे ही सवालों के साथ आज अपने खास मेहमानों के साथ हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। उधर विपक्षी गठबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ ये दावा कर रहा है कि बीजेपी की बड़ी हार होगी। 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन भी एनडीए पर हमलावर है। उधर बीजेपी के नेता लगातार रैली, रोड शो और जनसभाओं में विपक्षी गठबंधन और उनके नेताओं के समन्वय को लेकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि देश में इंडिया गठबंधन की लहर है। उधर हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, ये दावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इधर बीजेपी के दिग्गज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष को निशाने पर लिया। कहा कि चेहरा आखिर कौन है विपक्षी गठबंधन का, ये तय नहीं है। आखिर कौन पीएम का फेस है, ये तय नहीं है। आपस में समन्वय को लेकर भी सवाल बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाई जा रही हैं। तो बीजेपी लगातार विजय संकल्प रैलियों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में रैली करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, विरोधियों के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। उधर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लगातार रैलियों को वो भी संबोधित कर रहे। इनेलो और जेजेपी भी अपनी अपनी रैलियों में अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आज तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा चुनाव को लेकर। बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी हैं। विवेक चौधरी जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता अमनदीप केसरी हैं। अमनदीप जी, आपका स्वागत है। बजरंग दास जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, हरियाणा में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फेस कौन है आपका, चेहरा कौन है, समन्वय की कमी है, नेताओं में आपस में नहीं बन पा रही है। कैसे इस गठबंधन को आप सफल बनाएंगे और कैसे जीत हासिल करेंगे, जो दावा आपके नेता लगातार कर रहे हैं? गर्ग साहब, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. आप जिस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और भाजपा सरकार से मुक्ति चाहती। आज अमित शाह जी की रैली हिसार के अंदर थी और 3 रैली कांग्रेस पार्टी की हिसार लोकसभा क्षेत्र में थी। आपके चैनल ने भी देखा होगा कि बरवाले के अंदर थी, दूसरी रैली नारनौल में थी, तीसरी मुवानी खेड़े के अंदर थी। और जहां रैली बरवाला में थी, मैं तीनों रैली मौजूद था। लगभग 20,000 आदमी बरवाला में थे, इससे ज्यादा आदमी नारनौल में थे और इससे ज्यादा ही आदमी समझो आप
वहां मुवानी खेड़ा में थे, कम से कम 1000 ट्रैक्टर का तो वहां जुलूस था ना वहां मुवानी खेड़े के अंदर। और आज जो अमित शाह जी की रैली हिसार के अंदर, आप ग्राउंड नाप लीजिए, पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान है छोटा सा, वहां लगभग 2700-2800 कुर्सी लगी हुई थी। आप चेक करवा लो, 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी सरकारी आदमी की ड्यूटी थी। एक रैली हिसार में और 3 रैली हमारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भांजी आए हुए थे। आप कंपेयर कर लो, आप अपने वीडियो से चेक कर लो, आज परिस्थिति क्या है। आज हरियाणा में परिस्थिति क्या है, बुरी तरह से उनको बुरी तरह से ऐसे हालात है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार कहते हैं भी हम 400 पार कर देंगे, फिर एक तूफान ला देंगे, सरकार बनाएंगे। अरे मैं मोदी साहब, हम कहते हैं 2 लोकसभा क्यों, 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र में रैली करे, अच्छी बात है। जितनी रैली ये करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन को फायदा है। विरोध तो इनका ही है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, मोदी साहब अपनी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी है? तो पहले गारंटी दी थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की, नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम किया। यहाँ तक कि आपके सामने इन्होंने कहा किसान की आय 2 गुना करेंगे। कि किसान की आय 2 गुना तो नहीं की, खर्चा जरूर किसान का 2 गुना कर दिया। 750 किसान इनके राज में शहीद हो गए। यहाँ तक कि आपके सामने गोलियां चलाई, सड़कें तो है उनके रास्ते में कीले जो है, कीले सड़कों पे लगाने का काम किया, झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके किसानों को जेलों में डालने का काम किया। इस्लाम की वोट मांगेंगे या इस्लाम की वोट मांगेंगे? हमने किसानों को दुला कर पीटा, या हम इस्लाम की वोट मांगेंगे कि हमने सरकारी कर्मचारियों को पीटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को पीटा, हमने चुने हुए सरपंच को पीटा? इस्लाम की वोट मांगे। एक तो मुद्दा बता दो, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, ना ये महंगाई की बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी की बात करेंगे, ये किसी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दा भड़काने की बात करेंगे। राहुल बाबा मुद्दा, फलाना बाबा, ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुद्दे की बात करो ना। आपने 10 साल में क्या किया? बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, आपने लोगों को बुला कर पीटा। एक काम पर गिरा दो, जो 400 रुपया रसोई गैस सिलेंडर था वो 1000 रुपए कर दिया, जो पेट्रोल डीजल 55-56 रुपये होता वो 100 रुपए कर दिया, जो आटा 20 रुपया आता था वो 70 रुपए किलो कर दिया, जो आपके सामने दूध 22 रुपए लीटर आता था आज 70 रुपए दूध हो गया। ऐसी स्थिति तो आप देश के अंदर कर दिया। ठीक है सर, चलिए विदु रावल जी आपके पास आ रहा हूँ। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हरियाणा में तो क्लीन स्वीप हम करेंगे ही, और जो आप बार बार कह रहे हैं जीत का दावा जो आप कर रहे हैं वो आपका पूरा नहीं होगा, हुड्डा साहब कह रहे हैं। पराग जी, एक सवाल आपने पूछा और कई सारे सवाल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने रखे। मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्षी प्रवक्ता इतनी सब्र रखेंगे कि जो सवाल पूछा है उसका उत्तर देकर जरूर जाएं। मैं निवेदन भी करूंगा, क्योंकि हमसे सवाल पूछा जा रहा है, फिर समय ना देखा करें, सवाल भी पूछ रहे हैं ना, हमसे पूछ। चलिए, अब पहले तो बजरंग दास जी के सवाल पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बजरंग दास जी की बात में 400 पार हुआ, जैसे आम कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं के सभी के मुंह से 400 पार बार बार निकल रहा है। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संसद में खड़े होकर 400 पार बोल गए। लेकिन मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि बजरंग दास जी तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भाजपा या एनडीए के प्रवक्ता थोड़ी हैं। अच्छा तो ये होता, ये बताते कि इनकी 40 पार हो पा रही है, नहीं हो पा रही इस बार। एक बार भी उसका जिक्र नहीं कर रहे, ना ये कर रहे ना इनके नेता कर रहे। और असल मामला ही ये है, अब जब आज 4 चरण 5 चरण, आज 5वें चरण की वोटिंग डल गई, जब 4 चरण के चुनाव हो गए थे तो मुद्दा ही केवल ये रह गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक आया है उसके आधार पर हम बड़ी सेफली ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले 4 चरणों में 272 पार हो चुकी है। इतनी सीटें जो है, जो जनता हमें इस प्रकार से भर भर कर आशीर्वाद दे रही है। अब सफर तो 272 से लेकर, बजरंग जी आप अपने समय पे, आप अगर मेरी बात से एग्री करते तो बीजेपी में डिस्टर्ब भी ना कीजिए, कोई भाई मैं मानता हूं आप मेरे से असहमत है, तभी तो दूसरी पार्टी। तो
अब जो है भारतीय जनता पार्टी का जो 272 से 370 का जो सफर है और एनडीए का जो है वो 272 से 400 का सफर वो चल रहा है सीधा सीधा। और मैं साधुवाद करता हूं, इनको बार बार हमें याद करवाना चाहिए, अगले 3 चरणों तक 1 जून तक याद करवाना चाहिए और 4 जून को हम इनको दिखा देंगे। तो इसलिए हमें बार बार याद करवाना चाहिए, देखो 400 है तुम्हारा लक्ष्य, लक्ष्य ना हो जल होने पाए कदम मिलाकर चल, तो इस प्रकार का मजा आएगा। फिर ये कहते हैं जितनी रैली करेंगे और बाद में पूछते हैं राहुल बाबा मुद्दा है क्या। देखिए ये देश भर में 2009 के बाद से 10 के बाद से विशेष रूप से देखें, मोदी जी के आने का एक इम्पैक्ट होता है। जहां जहां पर मोदी जी जाते हैं, हमने तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलते देखा जहां ऐसा लगता था कि 100 साल तक नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी की सीट आ सकती। अरुणाचल से लेकर असम तक, मणिपुर तक, कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, तेलंगाना में बहुत अच्छी फाइट में आ गए, पश्चिम बंगाल में 18 सीटें ले आए। क्या कोई मान सकता था कि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार आ जाएगी? 2012 से पहले कोई नहीं मानता था। हरियाणा में 10 की 10 सीटें मोदी लेकर आ रहे हैं। तो ये जब ये कहते हैं ना कि राहुल बाबा की मुद्दा नहीं है, मुद्दा वास्तव में नहीं है राहुल बाबा, और मुद्दा नरेंद्र मोदी है। और इसलिए जब आपने डिबेट का टॉपिक आज रखा, और डिबेट का टॉपिक क्या रखा आपने रखा कि मोदी विरोध से क्या इनकी नैया पार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी साहब, नहीं हो पाएगी। पिछले साल की बात है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और मोदी जी क्या कह रहे थे वहां पर? मोदी जी बोलने लगे तो ये सब लोग चिल्लाने लगे। भाई 30-40 सांसद तो है ना कांग्रेस के भी लोकसभा में, ये चिल्ला रहे थे और मोदी जी जो अकेले खड़े थे और उन्होंने जोर से एक बात कही जो आज तक ध्यान पर आती कि मैं एक अकेला तुम सब पर भारी हूं। और ये देखा हमने कि एक सब पर भारी है, और जो इन्होंने मुद्दे बताए मैं उन्हीं के आधार पर बता दूंगा कि कैसे सब पर भारी है। इन्होंने किसान की बात कही, इन्होंने कहा किसान की आय का क्या हुआ। जो कांग्रेस पार्टी अपने आखिरी बजट किसान के लिए, किसान कल्याण के लिए कृषि कल्याण विभाग द्वारा बनाकर गई थी, वो 22,137 करोड़ रुपए का था। आज वो बजट बढ़कर देश का बजट है 1,25,000 करोड़ का हो गया, 6 गुना बढ़ गया। ये किया हमने, एक अकेला सब पर भारी। नौकरी की बात, कर्जा कितना कर दिया, कर्जा बता दो बजरंग दास जी, ये अलग सवाल हो जाएगा। फिर आप मेरा नहीं विदुराव जी अभी कंप्लीट करिए, फिर सेकंड राउंड में आऊंगा, जल्दी से कंप्लीट करिए। टाइम गिनने लगेंगे, फिर टाइम गिनोगे आप मेरा, मैं तो सबका उत्तर दूंगा। अच्छा पहले कर्जे का दे देता हूं क्योंकि नगद का उत्तर ज्यादा अच्छा होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आज जो है ये 205 लाख करोड़ का बताते हैं जो एफडीआई को कर्जा गिनते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कर्जा गिनने लग गए। और उसके बावजूद हमारा जीडीपी टू जो डेप्थ रेशो है वो आज 56.5% है। कांग्रेस के जमाने में जब हमारा कर्ज भी कम था, जीडीपी भी कम थी इनके हिसाब से, तब 61% था। और ग्लोबल जो रैंकिंग है वो ये कहती है कि 60% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम तो इनसे बेहतर कर रहे हैं उस मामले में। नौकरी की बात ये बार बार करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के होते 2.5 का आंकड़ा था। 10 सितंबर 2010 की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जो स्टेटमेंट है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, और क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं लगते थे इसलिए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री वाली कांग्रेस पार्टी को जनता ने घर बिठा दिया। आजकल पैसे पेड़ पर भी लगने लग गए साहब। आज नरेंद्र मोदी जी जब 2,000 रुपए भेजते हैं तो 2,000 के 2,000 बचते हैं। हिम्मत नहीं है किसी के 1999 रुपए 99 पैसे ही भेजकर एक पैसा भी खा ले, पूरे के पूरे पैसे पहुंचते हैं। ये हमने बदलता हुआ भारत देखा है। ठीक है, मैं विवेक जी के पास चल रहा हूं। विवेक जी, क्या मोदी विरोध से ही विपक्षी गठबंधन की जीत हो जाएगी? क्योंकि जब बात 400 पार की आती है तो बार बार विरोध किया जाता है योजनाओं को लेकर, और इस बात का दावा भी विपक्षी गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन क्या नेताओं के बीच में समन्वय की कमी है और मुद्दों का अभाव है? आपको क्या ऐसा लगता है विवेक जी? भाई आज मोदी को विरोध की जरूरत नहीं है, मोदी खुद में ही एक विरोध है। आज के दिन जो लोग 2014 में मोदी के नाम पे आए थे, आज वही लोग 2024 में मोदी के नाम से हार नहीं जा रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तमाम बीजेपी के लोग कहने का काम कर रहे हैं। आज मैं तो एक चीज जानता हूं, विदुरावल जी ने बहुत कुछ कहा पर लोकल बात कोई नहीं कर सके। आज 10 के 10 अगर इनके सांसद जीत के आए थे तो इतना दुर्भाग्य रहा कि 10 के 10 सांसद अपना पूरा सांसद निधि कोष नहीं खर्च कर पाए। आज अगर बात की जाए कि कोई इनकी उपलब्धि हो, इनके 10 के 10 सांसदों ने कभी हरियाणा के हित में कोई आवाज उठाने का काम लोकसभा में किया हो, तो उसका जवाब इनके। विवेक जी, आपकी आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है।
नहीं, चलिए विवेक जी से करेक्शन मुझे लगता है टूट गया है, आवाज नहीं आ पा रही है। आपके पास में लौट कर आऊंगा। अमनदीप जी के पास हम चल भरोसा रहे है, हैं। एक लोगों को विश्वास और भरोसा है कि क्षेत्रीय जी, पार्टी विवेक जी, ही बोलिए। क्षेत्रीय मुद्दा उठा सकती है। लोगों को पता है कि आज हमारा कोई मुद्दा उठाने वाला है तो जननायक जनता पार्टी है, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी है। और दुष्यंत चौटाला जी ने किस तरह एमपी रहते हुए लोकसभा के अंदर मुद्दे उठाने का काम किया, चाहे ट्रैक्टर को वहां ले जाने का काम किया, ट्रैक्टर को कमर्शियल कैटेगरी से बाहर कराने का काम किया, चाहे जिस टाइम 2016 में बीजेपी के एक सांसद द्वारा हरियाणा को जलवाने का काम किया गया, उस समय पे भी आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने लोकसभा के अंदर बारी बारी मुद्दे उठाने का काम किया। और उस समय केंद्र सरकार का ध्यान हरियाणा की तरफ लाने का काम किया कि क्या किया जा रहा है आपके एक सांसद द्वारा। आज हम तो एक चीज जानते हैं, ये कहते तो हैं 400 पार 400 पार, पर मोदी जी पिछले दिनों हरियाणा में आए थे, मेरे को उनकी स्टेज से कहीं 400 पार नहीं सुना। आज पिछले 20 दिन से मोदी जी खुद ही 400 पार को छोड़ चुके हैं, तो कहने में कुछ नहीं है। आज तो इनको अपना जमानतें भी बचानी मुश्किल हो रही है। आज 400 पार वाले बात करते हैं 400 पार की। चुनाव से पहले, पराग भाई शॉर्ट में कंप्लीट करूंगा, चुनाव से पहले यही बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के कहते थे कि हमारे पन्ना प्रमुख है, हमारा ये है, हमारा संगठन है। आज जब चुनाव आया तो चुनाव के टाइम पे इनके पन्ने फटते हुए दिखे। इनके पास कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि उन पन्ना प्रमुख में से किसी को कैंडिडेट बना ले। आज परिवारवाद का आरोप बारी बारी हमारे ऊपर लगाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने अंबाला में बंतो कटारिया को टिकट देके परिवार साबित करने का काम किया। आज पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, 10 में से 6 कैंडिडेट इनको बाहर से उधार के लाने पड़े, जिनको 2014 में कोयला चोर बताते थे। मैं हैरान था, मोदी जी उनके लिए वोट की अपील कर रहे थे। और जब अंबाला के अंदर 3 लोकसभा की रैली थी, 3 लोकसभा की रैली के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी थी। और मैं इतना बताना चाहूंगा कि यूपी और पंजाब से बसें मंगानी पड़ी, फिर भी कुर्सियां खाली थी और लोकल मुद्दा कोई नहीं था। अंबाला के अंदर आके ज्वार बाजरे की बात करने लगे। उनको लोकल नेताओं ने यही नहीं बताया कि यहाँ पे ज्वार बाजरा नहीं, गेहूं और जीरी उगती है। ठीक है अमनदीप जी, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, उधर अमित शाह कह रहे हैं इनके पास तो चेहरा ही नहीं है, लड़ कैसे रहे हैं? जी पराग जी, सबसे पहले तो मैं आपको जो इंडिया न्यूज हरियाणा के उस उपलक्ष्य में हरियाणा के संदर्भ में बात करूंगा, क्योंकि भले ही चुनाव लोकसभा का है, राष्ट्रीय चुनाव है, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर 10 सीटें हरियाणा में वोटिंग हो रही है तो हरियाणा के मुद्दे बड़े प्रभावी हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने भी हरियाणा के मुद्दों को टच किया। और अपने भाषण में जब उन्होंने लोगों से अपील की कि हाथ उठाइए और मेरा मैसेज किसानों तक दीजिए, तो लोगों ने हाथ नीचे कर दिए। और प्रधानमंत्री जी को दोबारा अपील करनी पड़ी, अरे भाई हाथ क्यों नीचे कर रहे हो। और उस स्टेज से जब इतना ज्यादा झूठ बका गया कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है, आप देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के डायस से नीचे गिर गया झूठ सुन करके। हालात भारतीय जनता पार्टी के इस कदर खराब हैं, जनता में इस कदर रोष है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और आपने मुद्दा रखा कि मोदी विरोध, मोदी का विरोध नहीं है, यह मुद्दों की बात है। मोदी जी से कि क्यों विरोध करेंगे जनता? क्या इसलिए कि उन्होंने 15 लाख रुपए का वायदा किया था मैं लाके दे दूंगा? नहीं, झूठे आदमी से कोई विरोध नहीं। जो आदमी झूठ बोलता है, जिससे साबित हो गया झूठ बोलेगा, तो लोग उससे कोई रोष नहीं मान रहे हैं। लोगों के अंदर जो मुद्दा है, खासकर से पूरे देश के अंदर बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। और हरियाणा प्रदेश तो बेरोजगारी में नंबर 1 चला गया। हमारा प्रदेश कोई बहुत ज्यादा घनी आबादी वाला प्रदेश नहीं है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे युवा, योग्य युवा हैं। बेरोजगारी दर तभी ज्यादा है कि हरियाणा प्रदेश का युवा आज इतना ज्यादा योग्य होने के बावजूद उसको काम नहीं मिल रहा, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। उसके बाद यहाँ किसान पूरे देश का किसान पिट गया। कहां गई अब ये 2014 के अंदर जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, किसान के अच्छे दिन आएंगे, आज वो कहां पर अच्छे दिन गायब हो गए, वो बात कहां गायब हो गई। 2022 तो निकले हुए भी 2.5 साल हो गए, वो दुगनी आमदनी कहां चली गई किसान की, 2 करोड़ रोजगार कहां चले गए। आज मुद्दों की बात है पराग जी, आज ग्राउंड रियलिटी मुद्दों के ऊपर है। जनता का पेट देखिए 10 साल हो गए झूठ से भर चुका है। ठीक है, अब और जनता झूठ को हजम नहीं कर सकती। आज मुद्दों की बात है और मुद्दे और जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है। और
ठीक है विदुर रावल, त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में बदलना चाहती है। ठीक है विदुर रावल जी, आपके पास आ रहा हूं। एक कमेंट गर्ग साहब का मैं ले लूं। गर्ग साहब, बार बार विपक्षी नेताओं को मैं सुन रहा हूं और पिछले कई चुनाव से हम देख रहे हैं, मुद्दों पर आप लोग बात करते हैं, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन मुद्दों पर बात करने का असर जमीन पर नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 2 करोड़ वाला मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा है। आप लोग बार बार महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम सारे मुद्दे उठा रहे हैं, अच्छे दिन का मुद्दा, 15 लाख का मुद्दा, आप सब मुद्दे हर चुनाव में उठा रहे हैं। क्या इन मुद्दों का असर 2024 में देख पा रहे हैं आप गर्ग साहब? राज जी, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इनकी हंडी 2 बार चढ़ ली, जनता ने पता लग गया ये झूठ और लूट की सरकार है, जुमले की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये हर रोज टीवी डिबेट, ये तो गर्ग साहब आप पिछले विधानसभा चुनावों में भी कर चुके हैं ना, अब फिर आप अलग अलग स्टेट को देखेंगे तो कहेंगे फिर कितनी बार हांडी चढ़ गई? बताओ प्रयाग जी, बताना चाहता हूँ, आप देखिए आज हालात क्या है। ये कहते थे हर डिबेट के अंदर, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे, 10 की 10 लोग जीतेंगे। जब सर्वे के अंदर पता लगा भाई हरियाणा में टुकड़ा साफ है, 1 सीट लोकसभा की जीतने वाली नहीं, हरियाणा के अंदर 10 का आंकड़ा नहीं छुएंगे, तो इन्होंने रातों रात मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बदल दिया। आप देखिए, इतना अच्छा काम किया होता तो जो एमपी थे इनके, उनकी टिकटें क्यों बदली, क्यों ये कैंडिडेट बदलने पड़े? तो आप करनाल का ले लो, कुरुक्षेत्र का ले लो, यही आप हिसार का ले लो, यही आप सरसा का ले लो, फिर तो गूगल क्या बोलती है, फिर मेरी नौकरी भी चली गई और आपके सामने मेरी टिकट भी चलती रही। जिस व्यक्ति में 3 लाख कुछ वोटों से आया, आज उसी को टिकट दे दी। हालात क्या, ग्राउंड स्तर के ऊपर जमा 0 है और लोग दुखी है। आप कहते थे भी लोग समझे नहीं, बार बार मुद्दे आते हैं तो चुनाव में आएंगे। आप आज चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ठीक है, ना कोई मुद्दे की बात करते हैं। आप अमित शाह जी आए, महंगाई की बात की, फिर हमने महंगाई बढ़ा दी, या कोई बेरोजगारी की बात करी, ठीक है, या खराब कानून व्यवस्था की बात करी, ठीक है, या किसान के हित की कोई बात करी। एक मुद्दा तो बता दो, सिर्फ एक ही बात। ठीक है, 400 ठीक है। चलिए रावल साहब के पास ही चल रहे हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। बताइए विदुर रावल जी, आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उन्हीं मुद्दों को आप भी अपनी रैली में करिए। विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठा रहा है, हम उन मुद्दों पर भी जवाब दे रहे हैं। हम अपना एक एजेंडा लेकर आए हैं कि भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है, और 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब से बना तब से लेकर हम इसके लिए संकल्पित हैं। और उसके बाद जनसंघ पॉलिटिकल विंग जो बनी और भारतीय जनता पार्टी, हम उसी के लिए जीते और मरते हैं, जब तक रहेंगे उसी काम में जुटे रहेंगे। हमारा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमने इस बात को आह्वान किया कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, ये हमारा मुद्दा है। ये तो पता नहीं कितने कितने सैकड़ों साल बता देते। हम आज जब हम आए थे सरकार में, तब देश के अंदर, देश जो है 11वीं आर्थिक महाशक्ति था। मनमोहन सिंह जब अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, दुनिया ने भारत को जो है बिगड़ी हुई 5 इकोनॉमीज, फ्रजाइल 5 मूडीज की रेटिंग थी। वही मूडी आज कह रही है कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी कौन सी है? भारत है। भारत जो है दुनिया का इकोनॉमिक इंजन बन गया, वो मूडीज की रेटिंग कह रही है। आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कह रहा है कि पहली बार जब से भारत आजाद हुआ, अमदेव जी आऊंगा, अच्छा नहीं लगता ऐसे ना, ये गूगल कर लेगा, कोई भी दर्शक गूगल कर लेगा जो मैं कह रहा हूँ। अरे अपनी बात पे ध्यान दो यार। इंडिया मॉनिटरिंग फंड क्या, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या कहता है कि जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर पहली बार ऐसा हुआ कि 1% से कम जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी चली, यानी कि जो गरीब थे वो 0.87% पर आ। पहली बार ऐसा हुआ कि करोड़ों की संख्या में जो है गरीब जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 25 करोड़ से अधिक जो है भारतीय जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए। जिन लोगों को भी दिक्कत हो, मुझे झूठा साबित करने के लिए बड़ा आसान तरीका है, छोटा सा गूगल कर लीजिए। अच्छा, अभी बहुत जल्दी से इनके सवाल पर आ जाता हूँ। बजरंग दास जी तो कह ही गए कि भाई काठ की हांडी और झूठ की हांडी जो है 2 बार नहीं चढ़ती। तो यहाँ तो अगर हम झूठे होते तो दूसरी बार ना चढ़ते, लेकिन चढ़ी और प्रचंड
प्रचंड बहुमत के साथ चढ़ी, पिछली बार से अधिक सीटें लेकर आए, ये अपने आप में बताता है कि बजरंग दास जी जो है मिसप्लेस्ड है। मैं बहुत जल्दी से जो है अपने जो दूसरे साथी, सर मैं बीच में किसी के नहीं बोला हूँ, किसी के नहीं बोला हूँ। ठीक है गर्ग साहब आऊंगा, आप थोड़ा सा रुकिए, एक बार कंप्लीट कर लेगा साहब, फिर बाकी दो लोग के पास भी जाना मुझे। ठीक है थोड़ा सा रुकिए गर्ग साहब प्लीज। रावल साहब आप कंप्लीट करिए, विदुर रावल जी आप कंप्लीट करिए। ठीक है गर्ग साहब बोल दिया ना सर, एक बार बोल दिया बस सर बोल दिया। आप समय क्यों जाया कर रहे हैं, अपना ही समय नष्ट कर रहे हैं आप। ठीक है विदुर रावल जी कंप्लीट करिए। अच्छा प्रयाग जी पूरी डिबेट निकाल के देख लीजिए, जो हमारे विपक्षी प्रवक्ता है उन्होंने सवाल भाजपा से पूछा, तो भाजपा वाला ही उत्तर देगा उसका, है ना। तो उस समय को उसी हिसाब से अनुपात में बांट लीजिए। देखिए बहुत जल्दी से मैं जो है आता हूं, हमारे जो साथी इंटरनेशनल लोकदल के हैं उन्होंने बताया लोगों ने हाथ उठाए, सिंबल गिर गया, ये मतलब थोड़ी थोड़ी खुशी पर सबका अधिकार है। जिन लोगों की इतनी दुर्गति हुई है वो इस बात के ही खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं भाजपा की हालत बहुत खराब है। अरे भाजपा की हालत बहुत खराब है तो क्या इतनी खराब होने वाली है कि कुल हरियाणा के अंदर 2,40,258 वोट मिलेंगे, यानी 1.74%, अंबाला में 1.49%, भिवानी में 0.69%, फरीदाबाद में 0.89%, गुड़गांव में 0.68%, हिसार में 0.81%, कुरुक्षेत्र में 4.93%, सिरसा में 6.43%, करनाल में 1.21%, नहीं बात पूरी करने, सोनीपत में 0.81%। ये किसको मिले थे? ये इंडियन नेशनल लोकदल को मिले थे। तो मैं एक बार पुष्ट करना चाहता हूँ, क्या हमारी भी स्थिति इतनी हो जाएगी तभी बुरा मानोगे? क्योंकि 4 तारीख बहुत दूर नहीं हो चुकी है। अरे अभी बताता हूँ अभी मेरा काउंटर लेना। ठीक है अमनदीप जी आपके पास आ रहा हूँ, विदुर रावल जी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बोल सकता था ना आपके बीच, कंप्लीट कर, अब मेरी बोलने दो, आपका बारी आएगा फिर बोलना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, बताएंगे अभी स्थिति किसको कहते हैं ये मैं परिभाषा लेना चाहता हूँ। और जब कांग्रेस वाले की बात करने की जो है, सारा जेजेपी के बारे में कहें या ना कहें पता नहीं, समय भी है, क्या बीजेपी की स्थिति वो आ जाएगी? उत्तर प्रदेश 80 सीटों में एक सांसद केवल, बिहार में 1 सांसद केवल, हरियाणा में 0, दिल्ली में 0, हिमाचल में 0, उत्तराखंड में 0, राजस्थान में 0, मध्य प्रदेश में 1, गुजरात में 0, वेस्ट बंगाल में 1, असम में 3, छत्तीसगढ़ में 1, झारखंड में 1, कर्नाटक में 1, उड़ीसा में 1, महाराष्ट्र में 1। ये उस पार्टी की स्थिति बता रहा हूं जो इन सारे राज्यों जो मैंने गिनवाए हैं, इन पर दशकों तक जिस कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, इसको कहते हैं काट की आंधी बार बार नहीं जुटती। और मैं बात अपनी पूरी कर रहा हूं। मैं इतनी डिग्निटी नहीं देना चाहता जेजेपी वाले प्रवक्ता को कि मैं उसकी बात का बहुत ज्यादा जवाब दूं, वो अपनी बात रखते रहे, अच्छी बात है। भाजपा के साथ तो ये है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा, पहली बार तभी तो देगा। ठीक है भाई बीच में नहीं बोलना। देखो विवेक, मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है मैं तो ये बात कर रहा हूँ। ठीक मैं बात पूरी कर रहा हूँ। भाजपा का तो ये है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। कोई कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल जब संयुक्त थी कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आई। हम जो है 2014 में पहली बार हरियाणा में सत्ता में आए, जनता ने हमें दोबारा अवसर दिया और 19 तक आते आते तो लोकसभा में 10 की 10 सीटें दी। हम तो चप्पा भाजपा, जहां एक बार भी भाजपा। ठीक है सर, चलिए अब समय की थोड़ी सी कमी है, अमनदीप जी के पास मैं जा रहा हूं बहुत जल्दी से, उसके बाद फिर मैं विवेक जी आपके पास आऊंगा। गर्ग साहब अब थोड़ा सा आपको रुकना होगा सर प्लीज, अभी 2 लोग और हैं इस टर्न में, प्लीज आप थोड़ा सा रुकिए। ठीक है बजरंग दास जी रुक जाइए, बजरंग दास जी रुक जाइए सर रुक जाइए। अमनदीप जी आप रखिए बात, अमनदीप जी रखिए। ठीक है विदुर रावल जी और बजरंग दास जी अब थोड़ा सा आप लोग को रुकना होगा। मेरे साथी प्रवक्ता बौखलाहट अच्छी लगी मुझे, अमनदीप मेरे जनता देखना चाहती है। ठीक है सर प्लीज रुकिए, ऐसे नहीं सर प्लीज। अमनदीप जी, पराग जी, मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का वैसे रवैया रहा है और इनकी ट्रेनिंग होती है, लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। इनके जो मुख्यालय है वहां पर आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया है। और जो ये बात कर रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास नहीं तो एक ही चुनाव की बात करेंगे। अरे अब चुप रहिए, अब आप एक ही चुनाव की बात है। आप इसी डिबेट की इनकी पहले की वर्डिंग उठा लीजिए कि 2014 से पहले ये खुद भी नहीं सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा में आएगी, और ये तो एक ही चुनाव की बात कर रहे हैं। मैं तो दशकों के चुनाव की बात करता हूं, जब 90 में से 88 सीटों पर जमानत हुई, और ज्यादा दूर नहीं, 2009 में, 2005 के अंदर, 2004 के अंदर
जब अरे कमाल है, तो बाकी विधायक जब 90 आ रहे थे आपके विधायक, जब दो विधायक 2009 में कितने आए, कौन से 2009 में आए, 2004 में आए, अरे और जो जीत, और पराग जी इसको बंद कराइए। और अब मेरा जवाब दीजिए। ठीक है विदुर रावल जी, एक सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, अमनदीप जी को सुन लेते हैं। अरे चलो सब 14 पराग जी को चुप कराइए। अब ये बीच में बोल रहे हैं। अमनदीप जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। विदुर रावल जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। अब मिर्ची क्यों लगी? अब ये बीच में कैसे बोल रहे हैं? ठीक है रावल साहब, ये बीच में कंप्लीट करिए आप। अमनदीप जी आप मुद्दे पर आइए, कंप्लीट करिए। वो चुप है, वो सुन रहे हैं, आप बोलिए। जो 1-2 विधायक जीतता था, आपने उसका बयान सुना भी माननीय अनिल विज जी का? उन्होंने कहा कि मैं चौटाला साहब की वजह से जीतता था, बंसीलाल साहब की वजह से जीतता था। इन लोगों की ये तो आज तक पंच नहीं बन सकते गाँव में, और एमसी नहीं बन सकते, ये खुद कह रहे हैं। अभी डिबेट में उठा लीजिए। और केवल एक झूठ की हांडी पे चढ़ा, और उन्होंने माना, इसने खुद माना कि वे मोदी के नाम से जीते हैं, वरना तो इनकी कोई औकात ही नहीं थी। ठीक है, ये आपकी डिबेट में कुछ ठीक है। चलिए मैं बहुत जल्दी से विवेक जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी से फाइनल रिएक्शन मैं लूंगा बहुत जल्दी से। विवेक जी ठीक है, विवेक जी ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी है। विवेक चौधरी जी बहुत जल्दी से रखिए फाइनल रिएक्शन। हमने अलमारी को पीछे से विवेक जी ठीक है। हम तो गर्व महसूस करते हैं। विवेक जी, मोदी की पार्टी का कार्यकर्ता। विवेक जी आज के दिन जिसके पास जवाब नहीं होता वो यही कहता है कि जवाब नहीं देना चाहूंगा। अगर जवाब होता तो बताते। हमें नहीं खर्च करना चाहते आप। का काम कर, अपनी बारी में बोल ले। बकवास ना कर, बदतमीजी से नहीं बोलोगे प्लीज सर, प्लीज नहीं, ये तरीका गलत है। प्लीज विवेक जी मुद्दे पर रखिए अपनी बात। समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, अब प्लीज मुद्दे पर बात रख लीजिए, वरना समय आप ही का नष्ट होगा। प्लीज ऐसे उंगली विदुर रावल जी थोड़ा सा रुकिए। विवेक जी अपनी बात रखिए, मुद्दे पर आइए प्लीज। तमीज से बनी बात रखिए। ठीक है विवेक जी मुद्दे पर आइए। क्या बजरंग दास ने उंगली दिखाई क्या अमनदीप ने उंगली दिखाई क्या? दूसरे के बीच में इसने जरूर बोलना है, ये नहीं बताता। विवेक जी मुद्दे पर आइए। बदतमीजी कर रहे हैं, तू तलाक इनके संस्कारों में घुस गया लगता है। इंडियन लोकदल और बीजेपी वालों को सिखाया जाता है क्या? बताओ तू तलाक क्यों करना भाई? इनके पास कोई जवाब नहीं है कि इनके 10 के 10 सांसद क्यों नहीं अपना पूरा जो फंड एलोकेट हुआ वो क्यों नहीं खर्च पाए। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि हमारे 10 सांसदों ने जवाब तभी हिसार के अंदर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बनने की कगार पर खड़ा है। एयरपोर्ट बन गया, हमने किया तभी केएमपी बनी, हमने किया 152 बनी, हमने किया यमुनानगर से पंचकुला हाईवे बने, हमने काम किया। उसी के बूते जो है 709 भी बना। आप कैसे कह रहे हैं? मैं तो समय नहीं। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा बहुत संक्षेप में। आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में चाहूंगा, समय बहुत कम है, बहुत संक्षेप में रखिए। ऐसे नहीं चलेगा। इनके पास जवाब नहीं था, और हम तो एक चीज जानते हैं, अगर इनके पास कोई जवाब होता तो ये बोल के दिखाते। ठीक है गर्ग साहब बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन। ठीक है विवेक जी, गर्ग साहब बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री आप इंद्रजीत हरियाणा आया था, बोला जनता बदलाव चाहती है, इसका मतलब क्या? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त अभी इतनी इजाजत दे रहा है चर्चा के लिए मुझे। रावल साहब आपका शुक्रिया, गर्ग साहब आपका शुक्रिया, चौधरी साहब आपका शुक्रिया, अमनदीप जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जनता जवाब देना चाहती है सत्ता पक्ष को। ये विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार हर रैली में कहा जा रहा है कि गुस्सा सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता के अंदर है, और इस चुनाव में जनता इस गुस्से को जाहिर कर रही है। लेकिन बार बार बीजेपी तीसरी बार रिपीट का दावा कर रही है 4 जून को सबकी हकीकत सामने आएगी कि ईवीएम में जो किस्मत प्रत्याशियों की कैद हुई है उसका पिटारा जब खुलता है तो कौन अव्वल आता है और कौन जनता की नज़रों में खरा नहीं उतरता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।